मॉडर्न एक्टिविटीज अगर उनकी और डिटेल में बात करेंगे तो इट एक्ट्स एज अ ट्रस्टी टू द डिबेंचर होल्डर्स, राइट? देयर इज नो फंड, वी जस्ट ट्रस्ट दी होल्डर और डिबेंचर होल्डर। हमने अगर एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो वी the other person acts as a debenture holder to us, recommending suitable changes in the management structure and management style to achieve better results. Now what we do here is we recommend some changes. We are not talking about funds, we are not talking about investments, right? Then structuring the financial collaboration joint venture by identifying suitable ventures, right? पहले हम लोग क्या करते थे ट्रेडिशनल में, वी टॉक अबाउट वी यूज टू डू द एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टिंग द मनी इन मनी मार्केट, फंड बेस्ड एक्टिविटी होता था, नॉन फंड बेस्ड बहुत कम होते थे. नाउ इन द मॉडर्न एक्टिविटीज व्हाट वी डू, वी सजेस्ट, right? What we suggest, structuring of the financial collaboration, joint ventures, identifying the suitable joint venture partner, preparing joint venture agreement. Now ये joint venture collaboration agreements क्यों होता है? Because we need to pool money in a joint way. For example, मुझे 1,000 करोड़ रुपया चाहिए for XYZ project. But banks are not satisfied with my collaterals or with my credit worthiness. So what I'll do, मैं किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, उनका और मेरा नाम रखता हूँ सामने, एंड आई आस्क द बैंक टू प्रोवाइड मी 1,000 करोड़. तो दोनों का नाम, दोनों का क्रेडिट वर्थिनेस, पेइंग बैक कैपेसिटी देखकर वो हमें फिर लोन देती है. दिस इज व्हाट मॉडर्न activities. So, rehabilitating and restructuring sick companies through an appropriate scheme of reconstruction and facilitating the implementation of scheme. Rehabilitation is nothing but उस ऑर्गेनाइजेशन, सिक ऑर्गेनाइजेशन को फिर से ट्रैक पर लेकर आना, रीस्ट्रक्चर करके देना. कोई ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, तो उसको फिर से मॉनेटरी टर्म्स को फुलफिल करके उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को हमको ठीक करके उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रनिंग मोड पर लेकर आना. दिस इज व्हाट मॉडर्न एक्टिविटीज सेज. फाइनेंशियल सर्विस मार्केट. Companies in the financial service industry are in the business of managing money. सेम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल सर्विस मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्राइमरी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, राइट? सो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट में वो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस, विच आर रिलेटेड टू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंशियल सेक्टर फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी. बहुत इन्फ्लुएंशियल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे देखते हो. अगर आपको कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करना है एंड यू आर लेस ऑफ money and you are lacking the capital, you can raise the money from these markets. Financial service refers to broad range of more specific activities such as banking, investing and insurance. मॉडर्न सेक्टर या फाइनेंशियल सर्विस मार्केट के बारे में जब हम लोग और डिटेल में या स्पेसिफिकली देखते हैं तो हम लोग और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं. जैसे बैंकिंग स्पेसिफिक है, डिपॉजिटिंग मनी, पूलिंग द मनी एज अ लोन, इन्वेस्टिंग एंड इंश्योरेंस. इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं अपने लाइफ को या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए. Financial services is limited to the activity of financial service firms and the professionals, while financial product are the actual goods, accounts और investment they provide. So ये एक बहुत limited चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम तीन चीज़ के बारे में बात करते हैं. These are basically goods or the accounts or the investment what the financial share service market provides. Problem faced by financial sectors. India's banking industry is very large in the world and is expanding rapidly. Which we are seeing. We started with few banks and now we have hundreds of banks in the industry. It is currently worth of about 81 trillion. Today, the banking industry in our country is stronger and capable of withstanding the pressure of competition. राइट? हम लोग के बैंक जो है वो वर्ल्ड वाइड में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एक्सपांड है, कनेक्टेड है. हमारी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में, उसको भी हमने चैलेंज करके आगे बढ़े. इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया इज फास्टली चेंजिंग सिंस 1990s ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. 1990s के बाद से हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वो ग्लोबलाइजेशन के तौर पर
या फिर ग्लोबलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर के तौर पर हुआ ही है, उसके रीजंस क्या है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन है, राइट? प्राइवेट एंट्रेंस है, यानी जो भी गवर्नमेंट बैंक्स थे उनको अभी compete करने के लिए प्राइवेट बैंक्स भी चालू हो गए, जैसे आपकी एक्सिस बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, दीज आर प्राइवेट बैंक्स। देन फॉरेन बैंक्स को भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, उनको बोला कि यू प्रोवाइड अस बैंकिंग सर्विसेज, राइट? कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी हुए कॉर्पोरेट सेक्टर में। Indian banking industry gradually moving towards adopting the best practices in accounting, internationally accepted prudential norms with higher disclosure and transparency, corporate governance, risk management, interest rates have been deregulated, while the rigorous of directed lending is being progressively reduced. मतलब अपनी जो बैंकिंग सेक्टर है वो प्रैक्टिकली बहुत हायर लेवल पर पहुंच गई है बाय चेंजिंग देयर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, एक्सेप्टेड द इंटरनेशनल नॉर्म्स। वहाँ से पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके एंट्रीज क्या होगी, उनके टैक्सेशंस क्या होंगे, उनके कॉस्ट कटिंग्स क्या होगी, सर्विस चार्जेस क्या होंगे। डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमने बात की बैंकिंग इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमने बात की बैंकिंग इंडस्ट्री में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात की। इन सारी चीज़ों को एक फ्रेमवर्क में लेकर आके हमने क्या किया, फाइनेंशियल सेक्टर्स को हमने और बड़ा कर दिया। In our country currently we are having fairly well developed banking system with different classes of banks. हमारे पास आज की तारीख में बहुत वेल डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम है, और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी है, फॉरेन बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स भी है, ओल्ड एंड न्यू जनरेशन बैंक्स भी है। ओल्ड जनरेशन में आती है आपकी एसबीआई, जो पहले इंपीरियल बैंक्स के नाम पे जानती थी, राइट? मॉडर्न एंड न्यू जनरेशन की बैंक आपकी येस बैंक है, महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है जो अभी अभी कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस हुई है, रीजनल रूरल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो आपकी लीडर और फिर मेन स्ट्रीम मानी जाती है आपके बैंकिंग सेक्टर्स की, फादर ऑफ बैंक्स बोला जाता है, राइट? इन द बैंकिंग फील्ड देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुआ है, और ग्रोथ के साथ डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। अब ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ है? यूटिलाइजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट? हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। पहले हम लोग पेपर वर्क करते थे, ना हम लोग डिजिटल वर्क करते हैं। आप अपने ट्रांजैक्शन को मोबाइल से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एसएमएस करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली कम्युनिकेशन बेसिक बेसिस जो है वो हमने बढ़ा दी और लोगों तक पहुंचा दी। मासेस मतलब लोग। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज, सिंपली विदाउट रीडिंग दिस, बैंकिंग कंपनीज आर दोज कंपनीज जहाँ पे हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि सेविंग डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, राइट? करंट अकाउंट डिपॉजिट हो गया। ये जो डिपॉजिट एक एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस है, वहाँ पे हम जब पैसा डिपॉजिट करते हैं और वो पैसे को वो कन्वर्ट करते हैं लोन्स में, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं बैंकिंग कंपनीज या बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, दीज आर बैंकिंग कंपनीज जिनके पास लाइसेंस है डिपॉजिट्स रखने का और डिपॉजिट को कन्वर्ट करने का लोन में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? नॉन बैंकिंग में हम लोग ये देखते हैं कि उनके पास डिपॉजिटिंग फैसिलिटी नहीं है, उनके पास डिपॉजिटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन वो लोन दे सकते हैं, राइट? जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, रिलायंस कैपिटल हो गए, राइट? टाटा कैपिटल्स हो गए। दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट दे गिव मनीज, राइट? तो थिन डिफरेंस है। So difference between banks and NBFCs, non-banking financial companies lend and make investment and hence their activities are akin to that of banks. However, there are few differences given. Number one, NBFC cannot accept demand deposit. जो भी deposit है वो non-banking financial company accept नहीं कर सकते। They do not form part of the payment and settlement system. जैसे हम लोग ने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, वो प्रोसेस होगा, वो सेटल होगा, राइट? 2 दिन 3 दिन बाद वो क्लियरिंग हाउस से सेटल होगा, और फिर बाद में वो जिसके नाम पे हमने चेक ड्रॉ किया उनके नाम पे जाएगा।
ये बैंकिंग सेक्टर का या फिर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं जाती है, उनको ये सर्विस नहीं दिया जाता है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड credit guarantee corporation is not available to depositor of NBFC unlike in case of banks. So insurance organization है, credit guarantee corporations है, they are not like banks, वो different है, they just give money and then they take their back money back.